लाउड फार्मर शो में शायद आपको पता चला हो, शायद न पता चला हो कि राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी पंचायतें शुरू कर दी। और जब प्रवक्ता राकेश टिकैत से पूछा गया कि आप इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, तो उनका कि मैं किसे रोकूंगा। जब भारतीय जनता पार्टी ने किसान पंचायत की बजट के ऊपर किसानों का सम्मेलन किया, तो क्या उन्होंने पूछा? अब कोई राजनीतिक दल अगर किसानों की पंचायत कर रहा है और उसकी पंचायत आपसे बड़ी हो रही है, तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ना आपको रोक पाया ना उनको रोक पाया। मैं तो किसान आंदोलन में जो 40 यूनियन चला रही हैं और जिस शांतिपूर्ण तरीके से वो चला रही हैं, जिसका समर्थन गांधीवादी भी अब कर रहे हैं, छात्र कर रहे हैं, नौजवान कर रहे हैं, मैं उसका जिम्मेदार हूं। अब समाजवादी पार्टी अपना किसान सम्मेलन करे, कांग्रेस अपना किसान सम्मेलन करे, आरजेडी अपना किसान सम्मेलन करे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। वो उनके अपने एजेंट हैं, वो उसको चलाएंगे। लेकिन आपको क्यों चिंता हो रही है? इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का किसान सम्मेलन कमजोर हुआ, या उसको दरबारी चैनलों के अलावा किसी ने उसके ऊपर, उसमें जो बातचीत हुई उन्होंने माना नहीं, और उसमें जो किसानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद साफा बांध के आए थे, उन्हें लोगों ने किसान नहीं माना है? क्या समस्या क्या है? ये सवाल राकेश टिकैत ने लोगों से पूछा जब पत्रकारों ने उनसे उन्हें जवाब दिया। बहरहाल, राकेश टिकैत के इस सवाल के साथ, क्योंकि राकेश टिकैत का नाम अब शुरू में आ ही गया, तो पहले मैं राकेश टिकैत से जुड़ी एक घटना आपको बताऊं। जहां गाजीपुर बॉर्डर पर ये धरना चल रहा है, वहीं पर किसानों ने एक विद्यालय शुरू कर दिया, सावित्री बाई फुले विश्वविद्यालय। सावित्रीबाई फुले विश्व वो जो विद्यालय है, जहां आसपास के बस्तियों के 90 बच्चे आते हैं, वो शिक्षा का एक अनुकरणीय उदाहरण पेश कर रहे हैं। उन बच्चों को ये पता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। उन बच्चों को वर्णमाला हिंदी और अंग्रेजी की याद है। उन बच्चों को गांव की फसलें याद हैं। उन्हें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, उसकी जगह दूध और छाछ पीना चाहिए। ये उन बच्चों को मालूम है। और जो लोग वहां जा रहे हैं, उनके लिए कौतूहल भरा विषय है ये सावित्रीबाई फुले पाठशाला, जिसे आदर्श बहन चला रही है। चलाने वाले भी स्वयंसेवी हैं, आने वाले बच्चे भी कोई फीस नहीं देते हैं। और कल राकेश टिकैत ने वहां जाकर के इन बच्चों को पढ़ाया और उनके ज्ञान की एक, जिसे कहते हैं कि अचानक परीक्षा ली, और बच्चे उसमें 100% उत्तीर्ण हुए। किसानों का कहना है कि अब बच्चों को हम पढ़ाएंगे और बताएंगे कि कैसी शिक्षा होनी चाहिए। बड़े घरों के लड़के एयर कंडीशन क्लास में बैठते हैं, हमारे बच्चे धूप में, गर्मी में, जाड़े में टाटपट्टी के ऊपर बैठते हैं, उनके आसपास कोई दीवार नहीं होती। बहुत सारी जगहों पर दीवार सिस्टम लेके भाग गया है, छत सिस्टम लेके भाग गया है। प्राइमरी स्कूल के लिए पैसा जाता है, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में वो लोगों की जेब में चला जाता है, सरकारी अधिकारियों की जेब में चला जाता है। लेकिन जहां सचमुच पैसा नहीं होता है, वो लोग कैसे विद्या दान देते हैं और विद्यार्जन करते हैं, और कैसे अपने को समाज में सर ऊंचा उठाकर चलने लायक अपने बच्चों को बनाते हैं, इसे देखना है तो गाजीपुर में सावित्री बाई फुले विद्यालय को जाके देखिए। यहाँ के बच्चे आपको जिस आत्म गौरव के साथ, जिस आत्माभिमान के साथ, जिस स्वाभिमान के साथ और जिस निष्ठा के साथ, जिस शक्ति के साथ जवाब देंगे, वो आपके लिए अद्भुत स्थिति होगी। आप फौरन अंदाज कर लेंगे कि जो बड़े महंगे स्कूल हैं, उनकी शिक्षा में उसी क्लास के और जो यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी क्लास में कितना फर्क है, कितना अंतर है। दूसरी बात, इन जगहों पर आने वाले लोगों की संख्या रोज बढ़ रही है और लोग अपनी तरफ से साधन भेज रहे हैं इनके लिए। किसान कह रहे हैं कि अब जब हमें यहाँ लंबे समय तक रहना है, तो उन्होंने अपने बाथरूम का इंतजाम कर लिया, बाथरूम बना लिए। सरकार ने एक नया पैसा मदद नहीं की। उन्होंने अपने लिए जिस तरीके से भी
अच्छी व्यवस्था हो सकती है, उनके अपने साधनों में उन्होंने व्यवस्था कर ली। और उस व्यवस्था को देख करके जो सरकारी अमला है, जो यहाँ से खबरें भेजता है, उसकी खबरें थोड़ी चौंकाने वाली हैं। वो कहता है कि अब अगर इन्हें नहीं भगाया गया तो ये तो यहाँ पीढ़ियों के लिए जमीन कब्जा कर लेंगे। जो आसपास के किसान हैं वो इन्हें जमीन दे रहे हैं, जो सरकारी जमीन है उसे ये अपनी मान करके खेती कर रहे हैं। कुछ जगहों पर तो सड़क के ऊपर ही उन्होंने मिट्टी डाल करके वहां निकलने का रास्ता छोड़ करके उन्होंने वहीं पे फूल लगा दिए हैं, सब्जियां लगा दी हैं। तो ये नई तरह का एक आंदोलन है जिसे लेकर के सरकारी अमला परेशान भी हो रहा है, लेकिन इसका अंदर ही अंदर समर्थन भी कर रहा है। वो चाह रहा है ये आंदोलन तेज हो ताकि अगर किसानों की समस्याएं हल होंगी तो इस देश में बाकी लोगों की भी समस्याएं हल होंगी। अब ये विश्वास लोगों को होने लगा है। हालांकि एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि सरकार किसी भी रात इन्हें बुरी तरह से इनका दमन कर इन्हें नेस्त नाबूद कर यहाँ से भगा देगी। किसान कहते हैं हमें भगा दो, हम तो यही चाहते हैं, हमें जबरदस्ती मार के पीट के गोली चला करके हमें यहाँ से भगा दो, हम कहीं और जाके आंदोलन करेंगे, इस जगह पर आप चलो फिरो। पर जब तक आप जबरदस्ती हमें नहीं हटाते हो तब तक हम अपने आप तो जाने वाले नहीं। यही हमारा सत्याग्रह है। यही गांधी जी के आंदोलन में सत्याग्रह होता था। नमक सत्याग्रह याद कीजिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह याद कीजिए, जितने सत्याग्रह गांधी जी ने किए उन्हें याद कीजिए, किताबों में पढ़िए और फिर इन किसानों का सत्याग्रह देखिए। उन किसानों का जिनके पुरखे देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे और जिनके घर के बच्चे आज भी सीमा पर लड़ रहे हैं और शहरों में तिरंगे में लिपट के नश्वर देश शरीर ने शव नहीं आता, तिरंगे में लिपट करके गांव में जाता है, क्योंकि सिपाही गांव से सेना में जाते हैं। वो इन किसानों के भाई बेटे भतीजे पिता चाचा बहुत सारे रिश्ते हों, लेकिन वापस आता है उनका शान से तिरंगे में लिपटा हुआ शरीर। उसी किसान के घर में जो किसान टीकरी बॉर्डर पर, संघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर बैठा हुआ है। और इसीलिए किसान कहते हैं कि हमें आप देशभक्ति मत सिखाइए, देशभक्ति आपकी सीखने की चीज है। हमारे यहाँ तो हर हफ्ते तिरंगे में लिपटा हुआ कोई न कोई शरीर आ जाता है भारत माता का जिंदाबाद करते हुए, तिरंगे में लिपटा हुआ। हम उसे शान के साथ विदा करते हैं उसकी नश्वर देह को और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि काश और बच्चे दें जो देश के ऊपर कुर्बान हो जाएं। ये शहरों में नहीं होता, ये अमीरों के यहाँ नहीं होता। वहां अफसर पैदा होते हैं जो कभी हाथ में बंदूक पकड़ करके सीमा पे जाते ही नहीं। सीमा पे तो किसान का बेटा जाता है, चाहे बंदूक लेके जाए, चाहे खाना लेकर के जाए, चाहे खाना बनाने जाए, किसान का बेटा जाता है। और जब वो वहां जाता है किसान का बेटा, तो ये तय करके जाता है कि मेरा शरीर तिरंगे में लिपट के आएगा और अपनी पत्नी बच्ची छोटे बच्चों से, पत्नी से, माँ से, बाप से यही कहता है कि स्थिति अगर बिगड़ती है तो आप ये समझ लेना कि मैं तिरंगे में लिपट के आऊंगा। कितना बड़ा कलेजा चाहिए, कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। एक ही जवाब है, नहीं कह सकता। और जो कहता है कि हाँ मेरा बेटा कह सकता है, उसे सलाम कीजिए। लेकिन कम से कम ये बात भी कहने वाला गांव का ही होगा। मैं गांव शहर की बंटवारे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन शहर में आमतौर पर अमीर लोग रहते हैं या रोजी रोटी कमाने के लिए वो लोग रहते हैं जो अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हो सकता है उनके बेटे भी सीमा के ऊपर हो। ये है गाजीपुर, टेकरी और संघू बॉर्डर की हकीकत। और दूसरी तरफ जिस चीज का इनकार कर रहे हैं वो ये कि लगातार गीत, संगीत, नृत्य, ढोल बाजे, नगाड़े, तोशे, रागिनी, नई नई किस्म की चीजें पैदा हो रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हर जगह पर सांस्कृतिक एक उदय हुआ है, एक नया अभ्युदय हुआ है संस्कृति का, जो संस्कृति देश की संस्कृति है,
जो संस्कृति किसी दल की संस्कृति नहीं है, जो संस्कृति किसी धर्म विशेष की संस्कृति नहीं है, जो संस्कृति देश की संस्कृति है, देश प्रेम की संस्कृति है, ये उन्हें समझ में नहीं आएगा जिनकी दिमाग में देशद्रोह भरा हुआ है, जिनके दिमाग में किसान द्रोह भरा हुआ है, जिनके दिमाग में किसानों को धोखा देने की इच्छा भरी हुई है, चाहे वो न्यूज चैनल हो, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हों, चाहे वो पार्टी के लोग हों, लेकिन जिसके भी मन में किसानों से विद्वेष, किसानों से विद्रोह, किसानों को धोखा देने की नीयत है, उसे ये संगीत समझ में नहीं आने वाला। पर उन्हें जरूर समझ में आएगा जो देश प्रेमी, चाहे वो सेना में हो, बंदूक लेकर लड़ रहे हो, या हल लेकर के खेत में प्रकृति से लड़ रहे हो, सरकार से लड़ रहे हो। और मैं बार बार हर जगह ये पता करता हूं कि अगर यहाँ किसान बैठे हुए हैं टिकरी बॉर्डर पर, संगू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर, उनकी यहाँ कौन खेती कर रहा है, कौन खेती कर रहा है? आज मुझे पता चला कि हिमाचल से एक बड़ा जत्था पहुंचा है संगू बॉर्डर पर। जो लोग संगू बॉर्डर जाते हैं वो बाद में टिकरी भी जाते हैं और गाजीपुर भी जाते हैं और अपना खाना पीना साथ लेके चलते हैं। और तीनों जगह हालत देख करके जहां उन्हें लगता है कि आसानी से वो रुक सकते हैं, जहां से उनके संवेदना के तार मिलते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं। ये आंदोलन बहुत बढ़ गया है। सरकार न समझे उतना अच्छा है, क्योंकि सरकार अगर समझेगी तो उसे परेशानी होगी, और परेशानी में किसान किसी को डालना नहीं चाहते। उन्होंने तो कह दिया है कि हम अगली जनवरी तक इंतजार करने को तैयार है, अगले बजट सत्र तक इंतजार करने को तैयार हो, आपकी मर्जी है, आप जितना हमें इंतजार कराओ, लेकिन हम न मारेंगे न मानेंगे। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये किसान आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो किसानों की इस बातचीत को समर्थन सिर्फ देश से नहीं, सारी दुनिया से मिल रहा है। और सारी दुनिया से समर्थन मिलता हुआ वैक्सीन के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री ने एक मानवता के स्तर पर, क्योंकि भारत ने उनको कहा कि हम आपको वैक्सीन देंगे, उन्होंने थैंक्स दिया, तो शुरू हो गया कि कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसानों को छोड़ करके सरकार का साथ दे दिया। दिमागी दिवालियापन की कहानियां के उदाहरण कितने हैं, आपको रोज मिल जाएंगे। इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, दुनिया का कोई हिस्सा हो, वहां से किसानों के समर्थन आ रहे हैं, किसानों के लिए जुलूस निकाले जा रहे हैं, किसानों के लिए मीटिंगें हो रही हैं, किसानों के लिए ट्वीट हो रहे हैं। और उसी में जब ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के हो, सरकार के लिए हो, तो विदेश का समर्थन बहुत गर्व की बात है। और अगर वही ट्वीट और वही समर्थन, वही जुलूस अगर हाउडी इंडिया के लिए हो, हाउडी किसानों के लिए हो, तो बड़े गुस्से की और क्षोभ की बात हो जाती। तब विदेशी हस्तक्षेप दिखाई देने लगता है। ये कितने दोमुहे लोग हैं राजनीति में, कितने दोमुहे लोग हैं पत्रकारों में, कितने दोमुहे लोग हैं जो जो देश को संबोधित करने का बदतमीजी भरा हौसला रखते। इसलिए किसान अपनी जगह पे बहुत मजबूत है। किसानों ने बहुत सख्त जवाब दिया है उस महिला को जो अपने को राजनेता बताती है और कहती है कि मैं कांग्रेस पार्टी हूं और किसानों को शराब पिलाओ और आंदोलन को जारी रखो। आप सोचिए, न पिद्दी का शोरबा वो महिला, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो किसानों का नाम लेकर के, और चैनलों का इंटरेस्ट है जो ऐसे गधेपन के बयान दे, मूर्खता के बयान दे, उसको टेलीविजन पे जरूर दिखाओ और ये साबित करो कि किसान तो शराब पी करके ही आंदोलन चला रहे हैं। आप कॉन्स्पिरेसी की, षड्यंत्र की लुच्चाई तो देखिए, उसका उच्चतम स्तर तो देखिए। कोई कहता है किसानों को शराब देके चाहे जैसे भी आंदोलन चालू रखो। अरे कहो तुम अपना तो आंदोलन कर लो, तुम्हारे आंदोलन में पार्टियों में फूट पड़ी हुई है और तुम किसानों का नाम लेके अपना नाम
नाम चारों तरफ चमकाना चाहते हो। और किसानों ने साफ कहा, ये मूर्खता की बात है, आंदोलन में कहां से शराब आई। विचारों को जिस बात पे नहीं बोलना चाहिए उस पे भी उन्हें बोलना पड़ रहा है। और क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि ऐसे नालायक पुरुष हो या महिला विपक्ष में हैं, जिन्हें कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, वो किसानों का नाम लेके मीडिया में आने की इच्छा रखते हैं। और मीडिया में ऐसे महान लोग भरे पड़े हैं, ये दरबारी चैनल, जो ऐसे बयानों को लेकर के दिखाते हैं कि ये कहा गया, ये कहा गया। अब किसान तो शराब पी रहे, हंसा ही जा सकता है, हंस लीजिए। किसान अपनी जगह मजबूत हैं, किसानों के साथ देश भी मजबूती से खड़ा है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने का किस्सा एक सुन लीजिए। अभी किसी ने मुझे बताया कि वहां पर पिछले 10 साल में, पिछले 4 साल में सिर्फ 10 रुपए रेट बढ़ा है, जबकि उन्होंने बताया कि डीजल आज और पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर हो गया। खाद की कीमत बढ़ गई और फैक्ट्रियों को किसान के नाम पर पैसा देने की रकम भी बढ़ गई, लेकिन किसान को जो बोरी मिलेगी कट्टे की, उसमें जो जो रासायनिक खाद हैं उन उर्वरकों की कीमत बढ़ गई और मात्रा घट गई। जब डीजल बढ़ता है, एक सिंपल समझ, जब डीजल बढ़ता है तो डीजल सिर्फ किसान के ही काम नहीं आता। किसान के तो काम आता ही है सिंचाई के, लेकिन डीजल उससे ज्यादा काम आता है जो ट्रक चलते हैं, ट्रेनें चलती हैं, जो जो गाड़ियां चलती हैं, सामान ढोने वाली चीजें चलती हैं, वो सब डीजल से चलती हैं। अब पेट्रोल और डीजल तो लगभग एक बराबर हो गया है। तो डीजल के भाव बढ़ने का मतलब है कि हर चीज का भाव 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में बढ़ जाना। वो सब्जी हो, अनाज हो, जो भी खाने पीने की चीजें हों या पहनने की चीजें हों, उसका भाव बढ़ जाना। बाकी पर तो एमआरपी लिखा है। किसान मजाक बहुत करता है आजकल, कहता है कि उस चीज पे एमआरपी लिखा है, बटन खरीदना है आपको, टाई खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, धोती खरीदनी है, बनियान खरीदी है, उसकी कीमत है एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस की। इससे ज्यादा वो अगर लेगा दुकानदार तो आप उसका गला पकड़ोगे। लेकिन किसान के लिए होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम इतने में तो सरकार को खरीदना चाहिए, जिसे सरकार नहीं कहती है कि हम इसे तय करेंगे, बल्कि उसने एक एक एक, एक रेट लिस्ट निकाल दी है कुछ 23 अनाज जिन्सों की, अनाजों की, लेकिन कानून नहीं बनाया। अगर कोई कम खरीदेगा तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो कहता हम नहीं खरीदेंगे, ले जाओ घर पे ले जाओ। तो बुनियादी तौर पर सरकार खड़ी है प्राइवेट प्लेयर्स के साथ में और पुरानी चीजों को मारना चाहती है, पूरी तरह खत्म करना चाहती है। आज ही खबर आई है कि निर्मला सीतारमण ने किन किन चीजों को इस मार्च और अप्रैल तक बेचने का तय किया है। अब ये सरकार कमाल की है कि दूसरों की बनाई हुई चीजें बेच रही है, अपने बनाए अपने खाते में बहुत सारी चीजें हैं उनके, तो उन चीजों को बेचो जो आपने बनाया है, लेकिन नहीं, देश की चीजें बेचेंगे। और ये देश, मुझे लग रहा है कि अभी घड़ा भरा नहीं है, अभी इन्हें लात और जूते और खाने हैं। आप देख रहे हैं किस तरह डीजल की और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। गैस, खाने वाली गैस, उसकी कीमत कितनी बढ़ गई। ये हमारी वो सरकार है जो जनता के लिए है, जो जनता के लिए भावों का नियंत्रण नहीं करना चाहती। अब कल एक फोटो मैंने देखा कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन ऑयल बिक गया है, क्योंकि इन पेट्रोल पंप के ऊपर लिखा था इंडियन ऑयल अडानी गैस, इंडियन ऑयल अडानी गैस। इसका मतलब है कि जो इंडियन ऑयल का पूरा का पूरा अमला है, उनके स्टोर है, उनके कारखाने, मतलब उनका मास्ट बिक करके चला गया है अडानी के पास। थोड़े दिनों में इंडियन ऑयल खत्म हो जाएगा, अडानी गैस रह जाएगा। कल मैंने देखा अपनी आंखों से एक फोटो पे। तो सब कुछ आप कहते रहिए, सब कुछ सुनते रहिए, लेकिन अडानी जी और अंबानी जी इस देश के
रिसोर्सेज के ऊपर पूरा कब्जा करेंगे और सरकार चाहती है कि वो कब्जा करें। इसीलिए सारी चीजें वो उन्हें दे रही है जिनके पीछे घूम फिर करके चीन का पैसा आ रहा है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ। घूम फिर के जो कंपनियां आ रही हैं उसमें 80% चीन से पैसा लेकर के हिंदुस्तान के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम खरीद रही हैं। तो इस कहानी को कितना रोइए। एक तुलसीदास जी चौपाई कह गए, हरि अनंत हरि कथा अनंता। उन्होंने तो भगवान की प्रशंसा में ये कहा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, पर यहाँ उस हरि की जगह अडानी अंबानी लिख दीजिए, और किसी का नाम लिखेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। अडानी अंबानी का नाम फिलहाल लिख दीजिए। इनकी तो कथाएं अनंत हैं। पहले लगता है कि इनके हाथ में क्या है, अब लगता है इनके हाथ में क्या नहीं है। कौन सी चीज नहीं सरकार ने इनको दे दी या देने का वायदा किया जिसकी ये पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी कर रहे हैं। और किसान को गुलगुले खिलाए जा रहे हैं, जलेबी खिलाई जा रही है। जलेबी, मिठाई नहीं, जलेबी जैसी बातें जिनका कोई अर्थ नहीं हो, और हर बार मिलने पर कहें आपका कोई सुझाव है, आपका कोई सुझाव है। अगर कोई सुझाव ऐसा हो जिसके ऊपर हम बात कर सकें तो बताइए, नहीं तो हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं। जब आप सांस आपकी उलटने लगे, आपकी जान जाने लगे, बीपी आपका हाई हो जाए, गर्मी से आप मरने लगे, आप में साहस न रहे, तो हमारे दरवाजे पर हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हुए आइए। तब हम आपकी बात सुन लेंगे कि और उसमें थोड़ा सा आपको आधी रोटी का टुकड़ा निकाल के दे देंगे आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपकी इज्जत। ये है हमारे देश की इज्जत, किसानों की इज्जत, और हमारी परम प्यारी सरकार जिसे अपने अपनी अना मान बैठी है, जिसे अपना हक मान बैठी है, जो देश के लोगों के हक को अनदेखा कर रही है, तो वो आल्हा उदल की लड़ाई के किस मैदान में खड़ी है, किस जगह पे खड़ी है, ये तो नहीं पता। लेकिन शायद गांधी जी तो अहिंसक सत्याग्रह की बात करते थे। अहिंसक सत्याग्रह भी और सरकार की सत्ता के दमन का आमना सामना होने में कोई बहुत देर नहीं है। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जिस आंदोलन को छात्रों का, नौजवानों का, बुद्धिजीवियों का साथ मिल जाए, और जब सरकार छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, लड़कियों को देश के लिए खतरा बताने लगे, तो आप समझ लीजिए अब तो ट्विटर हैंडल और ये क्या कहते हैं जिसका नाम लिया है इन्होंने, कौन सी मैं नाम ही भूल गया, जिसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है, लगाया गया है। छोटे छोटे बच्चों को आप उसमें घेरने की कोशिश कर रहे हैं, और यही होगा। मैं एक बार अलीगढ़ के दंगों में गया रिपोर्ट करने के लिए, पीएससी का ट्रक जा रहा था, क्योंकि पीएससी और को उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत मजबूत मानती थी, और जो विभिन्न वर्ग हैं, हिंदू और मुसलमान, वो पीएससी को देख के सहम जाते थे। एक ट्रक जा रहा था, एक बच्चे ने यूं यूं ऐसे अंगूठा दिखाया, मेरी आंख के आगे, मैं रिपोर्ट कर रहा था उसका रविवार में, उसने अंगूठा दिखाया, एकदम ट्रक रुका और भर 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 उसमें से 20 लोग उतरे, उस बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ने लगे। मैं रविवार का छोटा सा संवाददाता, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही दुबला पतला तब भी था, न शरीर न कुछ न कुछ। मैं जाके खड़ा हो गया और मैंने पूछा पीएससी के उस ट्रक के इंचार्ज से, अरे क्यों इनको मारने के लिए दौड़ा रहे छोटे छोटे बच्चे, आपने दिखा नहीं कैसे हमको चिढ़ा के भाग रहे हैं। मैंने कहा भाई खाली एक अंगूठा दिखाया, उसमें आप चिढ़ गए। आप लोग गोली मार देते हो, लोग मर जाते हैं, तब आप उस स्थिति की कल्पना क्यों नहीं करते हो। अरे बच्चे हैं, इनको छोड़ दो, जहां असली दंगाई हैं उनको रोकने की कोशिश करो। अब मैं चूंकि बेवकूफ पत्रकार था, खड़ा हो गया जाकर के, मान लीजिए 4 डंडे मुझे मार देते, और आज की तरह जो जो बड़े जो पत्रकारों के यहाँ छापे पड़ रहे हैं, कुछ करके कर देते, मैं क्या कर देता। हालांकि तब पत्रकारों की इज्जत होती थी, और जितने राजनेता थे वो ये मानते थे कि ये पत्रकार हैं जो गलत नहीं लिखेंगे। पर हमारे सुनाम धन्य आज के पत्रकारों ने तो वो इज्जत भी खत्म कर दी। जिस तरीके से चमचागिरी कर रहे हैं, चारणगिरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं,
तो ये सरकार को मालूम है, विपक्षी दलों को भी मालूम है कि किस पत्रकार की क्या कीमत है, लेकिन जिसकी कीमत नहीं है, ऐसे पत्रकार अभी हैं जो जिनके माथे पे लिखा है कि आई एम नॉट सेलेबल, मेरी कोई प्राइस नहीं, मैं मुफ्त हूं, मुझे खरीदा नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्हें बहुत तरीके से खरीदने की कोशिश हुई, लेकिन वो नौजवानों के साथ हैं, किसानों के साथ हैं, इस देश के साथ हैं। और चाहे सोशल मीडिया हो, अपना ब्लॉग हो, या लोगों से बातचीत हो, एक कमरे में दो लोगों से बातचीत तो कोई कर ही सकता है ना, वो वही कर रहे हैं जो उनका फर्ज। इसलिए लाउड फार्मर शो में किसानों ने जिस तरीके से नई रणनीति ली है कि वो बच्चों को पढ़ाएंगे, खेती करेंगे, यहीं रहेंगे, गांव में उनकी अबोध बच्चे और पत्नी खेती का इंतजाम संभालेंगे, वो संघर्ष का इंतजाम संभालेंगे। अद्भुत दृश्य है। बाहर से लोग उनको देखने आ रहे हैं, वहां उत्सुकता है। हमारे यहाँ गालियां हैं, हमारे यहाँ झूठ है, जो जो हमारे न्यूज चैनलों को देख लेता है और जब देखता है कि किसको क्या पुरस्कार मिला तो वो समझ जाता है कि पुरस्कार क्यों नहीं मिलेगा। इसके पहले मुख्यमंत्रियों को पुरस्कार ये दे चुके हैं ना, मानते हैं कि अद्भुत मुख्यमंत्री हैं, इनसे बढ़िया कोई मुख्यमंत्री हुआ ही नहीं। उनकी यहाँ पर कानून की व्यवस्था, भूख की समस्या, विकास की समस्या सब खत्म कर दिए इन टेलीविजन चैनलों ने। उन्हें पुरस्कार दे करके, उनके यहाँ दरबारगिरी करके, चमचागिरी करके, सुविधाएं लेकर के, और साथ में खड़े होके मुस्कुराती तस्वीर खिंचा करके। कुछ समझ में आया आपको? अभी थोड़े दिन पहले लोगों को, मुख्यमंत्रियों को प्रशस्ति पत्र दिए गए, अद्भुत मुख्यमंत्री, अब इन्हें पुरस्कार मिला है। तो वो दिखा रहे हैं कि हॉल ऑफ फेम, पता नहीं किस किस गधेपन के नाम के पुरस्कार मिले हुए हैं। हम 20 सालों से पुरस्कार पा रहे हैं, हम 5 सालों से पा रहे हैं। पुरस्कारों की लड़ाई है, स्टोरीज की लड़ाई नहीं है, रिपोर्ट की लड़ाई नहीं है कि हमने इतने स्टोरी ब्रेक थ्रू किए। ब्रेक थ्रू क्या किया है? नोटों में चिप लगा है, नोट अगर नए नोट बने हैं, चिप लगा है, अब कोई नकल नहीं हो सकती, अब कोई आतंकवाद नहीं फैल सकता। इसका प्रचार यही लोग तो कर रहे थे। जितना कहा नहीं उससे 1000 गुना ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे। तो बहरहाल ये सब तो हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो हरि की जगह आजकल के टेलीविजन चैनलों को लिख दीजिए, आजकल के मंत्रियों को लिख दीजिए, आजकल की सरकार के पार्टी के लोगों को लिख दीजिए। कहीं की बात, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जोड़ा, ये कहानी चल रही है। आपको किसी भी तर्क से बहलाने की, फुसलाने की, बेवकूफ बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, देखते हैं वो आपको और हमें कितना मूर्ख बनाते हैं, और हमें और आपको ये भी देखना है कि वो अपनी मूर्खता किस दर्जे तक की लोगों के सामने साबित करते हैं। कोई ना कोई है देश में जो उन्हें सुन रहा है और उन पर हंस रहा है। तो मैं प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत मांगता हूं। नमस्कार।